अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अली रज़ा क्लिनिक से आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ नमूनिया। नमूनिया हम कब से देख रहे हैं कि इट्स एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। उसके बाद हमने इसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखी, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देखी और क्लासिफिकेशन देखी फ्रॉम वेयर इट्स acquired, that is the community acquired pneumonia and hospital acquired pneumonia। अब हम इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन इनमें करवा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट पे डिस्कस करेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे। इसको एंड करेंगे और हम ये 2 पार्ट्स में करेंगे। तो शुरू करते हैं। टिपिकल नमूनिया का जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट ऐसे करता है कि वो आपके पास आएगा और वो कहेगा कि मुझे तेज़ बुखार है, सर्दी लगती है, कपकपी होती है, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करता है, उसके अलावा पसीने भी आते हैं, उसके अलावा खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है, कभी साफ़ चिट्टा बलगम आता है, कभी जंग आलूद बलगम आता है। उसके अलावा वो बताएगा कि जब मैं सांस लेता हूँ तब मेरी छाती में यानी कि चेस्ट में पेन दर्द होता है। वो क्यों होता है कि ज़ाहिरी बात है, अगर लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है तो साथ में ही प्लूरा है, तो जब वो सांस लेगा मूवमेंट होगी तो वो प्लूरा से रगड़ खाता है, उसकी वजह से दर्द होता है। इसको प्लूरेसी भी बोलते हैं और प्लूरिटिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं। तो ये जो है टिपिकल प्रेजेंटेशन है नमूनिया की। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया। अब ज़ाहिरी बात है, जब इन्फेक्शन हो लंग के अंदर तो ऑक्सीजन जो अंदर जाती है वो प्रॉपर जो है वो सेचुरेशन ऑक्सीजनेटेड नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी नहीं निकल पाती। इसीलिए जो ब्रेन को ट्रिगर जाता है और ब्रेन जो है वो मरीज़ ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू करता है, जिसको टेकीपनिया कहते हैं। और बच्चों में तो टेकीपीनिया इज़ द मेन स्टे ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द नमूनिया। टिपिकल नमूनिया के साइंस क्या होंगे? एक तो क्लिनिकली वो कैसे प्रेजेंट करेगा वो हमने आपको बता दिया। साइन में ज़ाहिर बात है आपको उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स। उसके बाद आप साइनोसिस देखेंगे, जॉन्डिस देखेंगे, एनीमिया देखेंगे, क्लबिंग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके अलावा आप चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए शुरुआत कैसे करते हैं आपको पता ही है। इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे और आस्कल्टेशन करेंगे, तो हमें फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। अब पहली फाइंडिंग है टेकीपनिया, जो मतलब इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि मरीज़ जो है नमूनिया का वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा। ठीक, ये टेकीपनिया एक हमें ये साइन मिल जाएगी। दूसरा, प्लूरल रब शुरू में मिल जाता है, क्रेपिटेशंस मिल जाते हैं जब हम आस्कल्टेट करते हैं। ज़ाहिरी बात है अंदर एल्वेओलाई में इन्फ्लेमेशन है और पस है और कंसोलिडेशन है, तो जब हवा वहाँ से गुज़रती है तो बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्रेपिटेशन साउंड जो है वो हमें मिलता है। उसके अलावा ब्रोंकियल ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाएगी नमूनिया के अंदर ब्रोंकियल ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्टेथोस्कोप में ब्रीदिंग का साउंड आता है एक नॉर्मल पेशेंट का, उससे ये थोड़ी ज़्यादा हवा, तेज़ हवा जो है ऐसा लगेगा जैसे जा रही है। नमूनिया जो है दैट इंक्रीजेज द लंग साउंड्स, और प्लूरल इफ्यून और नीमोथोरेक्स जो है ये दैट डिक्रीजेज द लंग साउंड्स। उसके अलावा परकशन करेंगे तो डलनेस मिलेगी। और ईगोफोनी मतलब जब हम उस पेशेंट को कहेंगे बोलो ई, तो वो ई की जगह आ बोलेगा, इसको बोलते हैं ईगोफोनी। दूसरा होता है विस्पर्ड पेक्टेरोलोक्वाई, बहुत डिफ़िकल्ट टू मतलब बयान करना इसको। विस्पर्ड पेक्टेरोलोकी मतलब उसमें क्या करेंगे हम ना, उसको आहिस्ता बोलेंगे 1 2 3 क्या हाल है, तो वो ज़ोर से जवाब देगा, यानी कि ज़ोर से बोलेगा, वो आहिस्ता विस्पर नहीं कर सकता जो नमूनिया का पेशेंट है।
उसके अलावा वोकल रेजोनेंस ज़्यादा आएगी, टेक्टाइल फ्रेमेटिस ज़्यादा आएगी, वोकल फ्रेमेटिस ज़्यादा आएगी। तो ये सब फाइंडिंग जब हम मिलेंगी तो क्लिनिकली हम मोस्टली डायग्नोस करते हैं नमूनिया की। पेशेंट आया, उसने आपको हिस्ट्री दी, सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है, टिपिकल नमूनिया वाले सिम्टम हैं, फाइंडिंग आपको मिल गई तो आप क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। अब आ जाएंगे अटिपिकल नमूनिया पे। अटिपिकल नमूनिया की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द टिपिकल नमूनिया। और ज़ाहिर बात है दोनों के काजेटिव एजेंट्स भी अलग अलग होते हैं। और अटिपिकल नमूनिया बोथ लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और टिपिकल नमूनिया मोस्टली लोबार नमूनिया होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम प्रीडोमिनेट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सिम्टम रेस्पिरेटरी सिम्टम तो होंगी, यानी कि खांसी होगी, हल्का बुखार होगा, छाती में दर्द होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, लेकिन उसके साथ उसको पेट में दर्द होगा, उसको डायरिया होगी और उसको डिस्पेप्सिया के सिम्टम होंगे, यानी कि घबराहट होगी, यानी कि उल्टी वगैरह भी आ सकती है। तो अटिपिकल नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं ये मोस्टली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से मिलते हैं, जिसको ग्लैंडुलर फीवर भी बोलते हैं। तो उसमें भी मोस्टली यही सिम्टम आते हैं। तो अटिपिकल नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं उसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगी, एक तो अटिपिकल नमूनिया में वो वाले सिम्टम आते हैं, दूसरा आते हैं वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो तो वही सिम्टम आते हैं, और तीसरा जो है वो है आपका ग्लैंडुलर फीवर या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। डायग्नोसिस मैंने बताया, सिम्टम्स, साइन, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। उसके अलावा कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है या आप चाहें तो एक्सरे करवा सकते हैं। एज अ जीपी आपके लिए इनफ है कि आप सिर्फ एक्सरे करवाएं और डायग्नोस करें और एज सून एज एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट करें, ताकि जो नमूनिया की स्टेजेस होती हैं जैसे ब्राउन हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन या रेजोल्यूशन, या जो ये डैमेज करता है लंग को, तो कॉम्प्लिकेशन के बचने के लिए एज सुन एज आप जो है वो क्लिनिकली डॉक्टर को जब लगता है कि नमूनिया है तो वो शुरू कर दे और एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने की या बर्डन डालने की मरीज़ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ शौकिया लोग होते हैं, मरीज़ आते हैं, भाई टेस्ट करानी है, टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा ना। उसके अलावा टेस्टें लेके आते हैं, सारी लेब वाले के पास जाते हैं, सारी टेस्टें करा दो, वो दिहाड़ी बनाता है, टेस्ट हो जाते हैं और वो आके ऐसे ना टेबल पे फेंकता है टेस्ट, हेलो डॉक्टर देखो मेरे रिपोर्टा। भाई इस तरह नहीं होता। डॉक्टर यहाँ पे कंसल्टेशन बड़ा मसला है। खैर, अब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवानी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के बारे में आपको बताया है कि लोबार नमूनिया होगा तो कंसोलिडेशन होगी, वो जिस लोब में भी हो नमूनिया अपनी जगह पे रहता है, और एयर ब्रोंकोग्राम उसमें होगा। उसके अलावा अगर ब्रोंको नमूनिया या अटिपिकल नमूनिया है तो निमोनिक पेच होंगे दोनों साइड्स पे और वो ब्रोंकियल ट्री को फॉलो करेगा। उसके अलावा सीवियरिटी चेक करने के लिए कि नमूनिया का पेशेंट तो है लेकिन ये सीवियर कितना है, सीवियरिटी चेक करने के लिए आप पल्स ऑक्सीमेट्री उसकी ज़रूर करेंगे। अगर पल्स ऑक्सीमेट्री पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम है तो ये पेशेंट एज अ सीरियस इसको लेंगे और इसको रेफ़र करेंगे या एडमिट करेंगे। अगर आप बड़े अस्पताल में हैं, उसको ऑक्सीजन देनी होती है फ़ौरन। अगर पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ऊपर है, 94 से ऊपर है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके अलावा ब्लड टेस्ट हैं, कुछ लोग कहे हैं भाई खून के टेस्ट भी करवाने हैं, तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर करवाने हैं तो सीबीसी करवा लें, उसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा आएंगे। ईएसआर करवा लें, ईएसआर ज़्यादा आएगा। उसके अलावा स्पुटम कल्चर का कोई फ़ायदा तो है नहीं, मिक्स जर्म्स आएंगे स्पुटम कल्चर में। लेकिन क्योंकि ये जो नमूनिया है इसकी जो एंटीबायोटिक है वो इम्प्रिक थेरापी इसमें हम देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम इसमें देते हैं, इसीलिए जो है वो कल्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आ जाएंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि नमूनिया पेशेंट को ना हो। तो प्रिवेंशन में 3 चीज़ें हैं। स्मोकिंग करता है तो वो बंद करवा दें, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, जो पेशेंट जिनको कोमार्बिड इलनेसेस हैं, यानी कि रीनल फेलियर का पेशेंट है
लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, ठीक है, तो उसको आपने इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवानी है या नीमोकोकल वैक्सीन हर साल जो है वो उसको लगनी है। इन हाई रिस्क पेशेंट जितने भी हैं, हाई रिस्क जितनी भी पॉपुलेशन होगी, वो छोटे बच्चे में एक्सट्रीम्स ऑफ एज छोटे बच्चे हैं या 65 साल से ऊपर बूढ़े हैं, उनको भी नीमोकोकल और इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवाएंगे। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अर्ली अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी रिड्यूसेस मोर्टिलिटी एज वेल एज मॉर्बिडिटी। मतलब 3 चीज़ें करें, वैक्सीन करवा दें, ठीक है, स्मोकिंग बंद करवाएं और एंटीबायोटिक शुरू करें एज सुन एज पॉसिबल। तो ये सारी प्रिवेंशन में चीज़ें आती हैं। अब एक और चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे और जो ट्रीटमेंट है इसकी वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वो है कि एक पेशेंट आ गया, अब उसको नमूनिया है, क्लिनिकल साइंस भी मिल रही हैं आपको, सिम्टम्स भी मिल रही हैं, उसको नमूनिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आइदर मैं इस पेशेंट को दवाई लिख के घर भेज सकता हूँ या इस पेशेंट को एडमिट करना चाहिए मुझे, या इस पेशेंट को किसी बड़े अस्पताल रेफ़र करना चाहिए। उसके लिए क्राइटेरिया बनाई गई है। क्राइटेरिया 2 हैं। एक तो है क्लिनिकल जजमेंट। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, सिक है, इल लुकिंग है और टॉक्सिक, उसका लग रहा है कि इसको बहुत शदीद इन्फेक्शन है, तो वो उसको आईवी एंटीबायोटिक शुरू करवा सकता है, एडमिट कर सकता है, रेफ़र कर सकता है। तीसरा इन्होंने स्कोर बना दिया है कर्ब 65, CRB 65। उसमें एक एक स्कोर दिया गया है। C फॉर कन्फ्यूजन, B फॉर ब्लड प्रेशर, CRB 65, C फॉर कन्फ्यूजन, R फॉर रेस्पिरेटरी रेट और B फॉर ब्लड प्रेशर और 65 एज है। अगर एक पेशेंट है वो आया है और वो कंफ्यूज है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती सही, तो दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूज है, तो एक स्कोर उसको दे दें। उसका रेस्पिरेटरी रेट देखें तो वो 30 से ऊपर हो, 30 से ऊपर रेस्पिरेटरी रेट आता है, एक स्कोर दे दें। ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 से नीचे और डायस्टोलिक 60 तक या 60 से नीचे आता है तो एक स्कोर दे दें, और 65 साल का बूढ़ा है तो एक स्कोर दे दें। अब अगर किसी का 0 स्कोर आता है, मतलब ना वो कंफ्यूज है, ना उसका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर है, ना उसका ब्लड प्रेशर 90 और 60 से नीचे है, ना वो 65 का है, तो ये पेशेंट जो है इसको आप ओरल एंटीबायोटिक, ओरल ट्रीटमेंट लिख के और घर भेज देंगे, भाई ये लो 5 दिन दवाई खाओ, उसके बाद दोबारा चेक करवा लेना। अब अगर किसी का स्कोर आता है 1 या 2, यानी कि मतलब वो कंफ्यूज है, रेस्पिरेटरी 30 से ज़्यादा है, तो उसको हमें हॉस्पिटल जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। अगर किसी का स्कोर आता है 3 या 3 से भी ज़्यादा, यानी कि कंफ्यूज भी है, रेस्पिरेटरी रेट 30 से भी ज़्यादा है, उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर 90-60 से भी लो है और 65 का भी है, तो अर्जेंट आप उसको फुल 4 रेफ़र करेंगे एमरजेंसी में, क्योंकि उसका जो मोर्टिलिटी रिस्क है वो 10% से ज़्यादा है, यानी कि 100 ऐसे पेशेंट अगर हम रेफ़र करते हैं अर्जेंटली भी तो 10 की डेथ हो जाती है। और हम यहाँ पे वीडियो क्लोज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।